हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2016 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पार्ट बी के जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बताना है हमें। तो देखिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an। तो यहाँ पे अगर हम इस सीरीज़ में देखें तो हमारे पास an की वैल्यू क्या है, 1, तो n+1 भी 1 हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1, क्योंकि n+1 भी 1 है और an भी 1 है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 1/r इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो क्या जाएगी, 1। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 1, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पार्ट बी से आया हुआ है। लेट सी बी द सर्कल मोड ऑफ z इक्वल टू 3/2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, हमें ये बताना है कि जो इंटीग्रल है इसके अंदर ए की किस वैल्यू के लिए ये इंटीग्रल 0 आएगा। ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें जो सर्कल दिया हुआ है उसकी रेडियस क्या है, यहाँ से 3/2 और सेंटर 0 0। तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें इस इंटीग्रेशन से ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके साथ हमारे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ से देखो, इसको हम पार्ट्स में लिख दें, z+1/z² - 3z+2 dz, और यहाँ से क्या जाएगा, a/z-1 dz। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, z² - 3z+2 क्या हो जाएंगे, z-1 इंटू z-2। अब देखिए z-2 यानी कि यहाँ पे z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2, उनमें से किस पॉइंट पे रेजिड्यू आएगा। ये दोनों पॉइंट से इसके पोल बन रहे हैं एफ जेड के, तो इसलिए इसमें z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 दोनों पॉइंट्स पे रेजिड्यू फाइंड करना है। तो z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 तो इस सेंटर के अंदर है, इसलिए इस पर तो रेजिड्यू फाइंड होगा। बट जो z इक्वल टू 2 है वो इस सेंटर से बाहर है, तो इस वजह से उस पॉइंट पे रेजिड्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू निकालेंगे, और इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो 2πi इंटू रेजिड्यू लिमिट z टेंस टू 1 z-1 एफ जेड, प्लस इसके लिए z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू, 1 इस सर्कल के अंदर है तो 1 पे रेजिड्यू निकालेंगे। तो 2πi इस इंटीग्रेशन के लिए 2πi इंटू लिमिट z टेंस टू 1 z-1 एफ जेड, और इक्वल में क्या है, 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ से देखिए रेजिड्यू निकालेंगे तो z-1 और ये z-1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर z की जगह 1 रखेंगे, नीचे भी यहाँ पे z की जगह 1, तो यहाँ से क्या जाएगा 1+1/1 - 2, और यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, 2πi इंटू ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2πi कॉमन आ जाएगा, 2πi तो 0 होगा नहीं, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2/-1 है। तो 2 जो आया वो क्या आया, माइनस साइन के साथ, -2 + a = 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें, a-2 = 0, और a की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में a की वैल्यू 2 है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है f एंड g आर एंटायर फंक्शंस। f और g दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों क्या है, एंटायर है। gz इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, एंड मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ gz। देन ऑप्शन बताने हैं कौन से करेक्ट होगा इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है f z इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, सेकेंड f इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, थर्ड f0 इक्वल टू 0, एंड फोर्थ फॉर सम c यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ये, फॉर सम c बिलोंग्स टू c एफ जेड इक्वल टू c gz। तो देखते हैं सॉल्यूशन। f और g दो एंटायर फंक्शन दिए हुए हैं वेयर gz इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड कंडीशन है मॉड ऑफ एफ जेड इज़ लेस देन इक्वल टू gz। तो हम यहाँ से फंक्शन कंसिडर करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। अब अगर हम कोई ऐसा ऑप्शन, मतलब हम हमारी तरफ से कोई ऐसा एग्जांपल कंसिडर कर लें कि एफ जेड हमें 0 मिल जाए किसी वैल्यू 0 किसी वैल्यू z के लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम कंसिडर करते हैं एफ जेड को z और जी जेड को z², ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मॉड ऑफ z इज़ लेस देन मॉड ऑफ z², और अगर यहाँ पे हम z को 0 लें तो एफ जेड तो 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम z की जगह 0 पुट करें तो एफ जेड तो 0 हो गया। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ हमारे, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z, बल्कि हमारे पास यहाँ पे 0 के लिए एफ जेड 0 मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखो फंक्शन हमने कांस्टेंट भी नहीं लिया, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया।
फिर थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन के लिए हम थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है f0 इक्वल टू 0। अगर हम f(z) को e की पावर z कंसिडर करें, ये इंटायर भी होता है, बट अगर f0 पे वैल्यू फाइंड करें तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो बच्चा फोर्थ ऑप्शन, ये करेक्ट होना ही है, लेकिन ये किस तरह से होगा देखो, f(z) mod ऑफ f(z) इज लेस देन इक्वल टू mod ऑफ gz। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mod ऑफ f(z) अपॉन gz इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब mod ऑफ f(z) अपॉन gz को हम hz कंसिडर कर लेते हैं, तो mod ऑफ hz इज लेस देन इक्वल टू 1। f एंटायर है, g एंटायर है, तो इनका जो रेशियो होगा वो भी एंटायर होगा। इसका मतलब hz भी एंटायर है, और यहाँ से क्या है, ये बाउंडेड भी है, तो एंटायर प्लस बाउंडेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो hz किसके इक्वल आ जाएगा, c के। hz किसको कंसिडर किया, f(z) अपॉन gz को, तो f(z) अपॉन gz c आ जाएगा, और यहाँ से f(z) इक्वल टू c gz। यही हमारे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फंक्शन f दिया हुआ है, होलोमॉर्फिक है, और एक कन्वर्जेंट लोअर सीरीज दी हुई है, सम ऑफ n इक्वल टू -∞ टू +∞ an(z) की पावर n, और एक कंडीशन हमें और दी हुई है, लिमिट z टेंड्स टू 0 mod ऑफ f(z) इक्वल टू ∞। ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के पास में इन्फिनिटी सिंगुलरिटी है, फंक्शन के पास में सिंगुलरिटी पोल है एट इन्फिनिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पोल एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले तो हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन को किस तरह से लिखा जाता है, f(z) इक्वल टू सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an(z) माइनस z0 की पावर n प्लस सम ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a माइनस n z माइनस z0 की पावर -n। ये तो इसमें रेगुलर पार्ट होता है और ये प्रिंसिपल पार्ट होता है। और देखिए a माइनस n, इसी पे हमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस पूछे हुए हैं ये सारे, तो यानी प्रिंसिपल पार्ट, लोअर सीरीज़ के प्रिंसिपल पार्ट के ऊपर ही ऑप्शन है सारे, और उसी से हमें सिंगुलरिटी का पता लगाना है। तो हम इस प्रिंसिपल पार्ट में क्या क्या सिंगुलरिटी होती है, किस तरह से होती है, उनको और देख लेते हैं पहले हम। अगर देखिए, जब भी लोअर सीरीज एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना हो, नो टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, देन bn इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जब भी लोअर सीरीज एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कोई वैल्यू ना हो, उसका मतलब रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो प्रिंसिपल पार्ट में, तो सिंगुलरिटी कौन सी होती है, पोल होती है। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो प्रिंसिपल पार्ट में, तो एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारा लोअर सीरीज एक्सपेंशन है, और यहाँ पे an क्या होता है, an इक्वल टू 1/2π f(z) इंटीग्रेशन z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 इंटू dz, एंड bn इक्वल टू या a माइनस n इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन f(z) अपॉन z माइनस z0 की पावर -n प्लस 1 dz। अब ऑप्शंस में देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, a माइनस n इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। a माइनस n इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल पार्ट की जितनी भी टर्म्स है ये सारी ज़ीरो हैं। और अगर हम देखें, हमने अभी देखा था प्रिंसिपल पार्ट में जब कोई भी टर्म ना हो, तो उस कंडीशन में फंक्शन के पास में कौन सी सिंगुलरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। यहाँ हमें ये दिया हुआ है a माइनस n इक्वल टू 0, यानी कि ये जो bn जितनी भी टर्म्स है, यानी प्रिंसिपल पार्ट में जो टर्म्स है, प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं है लोअर सीरीज एक्सपेंशन के, इसका मतलब फंक्शन के पास में रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। बट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, पोल एट इन्फिनिटी, फंक्शन के पास में सिंगुलरिटी है पोल इन्फिनिटी पे, तो उस कंडीशन में ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में तो हमें क्या मिल रहा है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, बट फंक्शन के पास तो पोल है एट इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, a माइनस एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल पार्ट में a माइनस एन, ये जितनी भी टर्म्स है ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, उस कंडीशन में फंक्शन के पास एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। और हमारे जो फंक्शन दिया हुआ है उसके पास में कंडीशन क्या दी हुई है, फंक्शन के पास में पोल है एट इन्फिनिटी पे, और यहाँ से फंक्शन के पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो इस वजह से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है a माइनस एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 तो नहीं है, बट किसके लिए, फॉर सम n, कुछ वैल्यूज़ के लिए 0 नहीं है, बट बाकी के लिए वैल्यू 0। इसका मतलब फाइनाइट टर्म्स है, कुछ फाइनाइट टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट में है, और फाइनाइट टर्म्स जब होती है प्रिंसिपल पार्ट में, तो फंक्शन के पास में सिंगुलरिटी होती है पोल, तो उस वजह से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे।